साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को करेंगे। वही हिंदी पद्य साहित्य में इनके हमें नाम याद रखने हैं। तो ऐसे में याद रहेंगे कि कुतुबन की, मृगावती, अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है पेपर में। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को करेंगे, जो कि एक ही क्लास में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य से जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और ये ऐसी रचनाएं हैं जिनका पूरा चांस बनता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकती है रचनाएं। तो सारी ही रचनाएं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई हिंदी पद्य साहित्य में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और जानना है, और जहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हिंदी पद्य साहित्य में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि भाई हिंदी पद्य साहित्य में इनके हमें नाम याद रखने हैं, यानी कि इन काल के नाम याद रखने हैं, जो कि ये 4 काल। जैसे कि हमारे क्या है कि सबसे पहले है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। और हमारा जहां से प्रश्न बनता है, मेन जहां से क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भाई इसकी समय अवधि क्या है ना, टाइम पीरियड क्या है। तो याद रखेंगे आदिकाल का या वीर गाथा काल का समय क्या है भाई, सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, ऐसे क्वेश्चन बनता है। या कभी कभी आ जाता है कि भाई भक्ति काल की समय अवधि क्या है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि पूर्व मध्य काल, यानी कि पहले आदिकाल जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, फिर होता है भाई दूसरा क्या है पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और ये इसमें यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि भाई इसकी समय अवधि क्या है ना, भाई टाइम पीरियड इसका क्या है, तो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। एंड उसके बाद आता है हमारा उत्तर मध्यकाल जिसको हम लोग रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय अवधि क्या है बच्चों, याद रखिएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये किसका है भाई, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में कि रीतिकाल की समय अवधि है, तो 1643 से 1843। ठीक है, तो हिंदी पद्य साहित्य में यहां से आपका प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो इनको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। एंड उसके बाद बच्चों आधुनिक काल की समय अवधि पूछ लेता है। तो आधुनिक काल की है कि 1843 ईस्वी से आज तक, यानी कि अब तक कह सकते हैं हम लोग, आज तक। ओके, तो ऐसे आधुनिक काल का आप याद रखेंगे कि 1843 से अब तक या आज तक। ओके, तो इस तरीके से ये सारी समय अवधि आप तैयार करके जाएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैम हिंदी पद्य साहित्य में कौन सी हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हमें तैयार कर लेना चाहिए, और पूरा चांस बनता है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। यानी कि देखिए आपके एग्जाम में बच्चों 10 पूरे हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 5 आपके गद्य साहित्य से होते हैं और 5 आपके पद्य साहित्य से होते हैं। तो जैसे ही हम लोग की पद्य साहित्य की क्लास है, वैसे ही हम लोगों ने एक गद्य साहित्य की भी किया है। ठीक है, उनमें भी हम लोगों ने सारी महत्वपूर्ण रचनाएं देखी है। तो अगर उस भी क्लास को आपने एक बार नहीं देखा है तो पहले आप हिंदी गद्य साहित्य की क्लास को देखिएगा, फिर पद्य साहित्य की क्लास को देखिएगा, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो एक क्लास में हम लोगों ने सारी चीजों को। पद्य साहित्य में रचनाकार और इनकी रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भाई मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती किसकी रचना है बच्चों, कुतुबन, याद रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की मधुमालती किसकी रचना है। ठीक है, तो मधुमालती किसकी रचना है, मंझन की है। एंड उसके बाद चित्रावली किसकी रचना है, तो ये उस्मान की रचना है, याद रखिएगा। ज्ञानदीप किसकी रचना है बच्चों, शेख नबी की रचना है। ठीक है, शेख नबी। तो ऐसे में याद रहेंगे कि कुतुबन की, मृगावती, मंझन की, मधुमालती, उस्मान की, चित्रावली, शेख नबी की, ज्ञानदीप। और ये ऐसी रचनाएं हैं कि जिनसे पूरा चांस बनता है कि हमें पेपर में ये देखने को मिल सकती हैं। कासिम शाह, ठीक है, कासिम शाह की रचना याद रखिएगा, हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद की रचना याद रखिएगा, इंद्रावती। हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है
कि इंद्रावती किसकी रचना है? तो इंद्रावती किसकी रचना है बच्चों? नूर मोहम्मद की। ये पूछी जा सकती है आपके पेपर में। एंड उसके बाद सूरदास की भी रचना याद रखिएगा बच्चों, जो कि हिंदी पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है, कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये तीनों ही रचनाएं किसकी है भाई? सूरदास की है। हो सकता है कि हमारे पेपर में एक दे करके पूछ ले कि भाई साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। ठीक है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ओके, तो ये सारी ही आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है पेपर में। ठीक है, अष्टछाप कवियों के नाम याद करके जाना है आपको। तो जिसमें है भाई कि सबसे पहला क्या है? सूरदास। ठीक है, सूरदास। दूसरे नंबर पे किसका नाम है? नंददास। तीसरे नंबर पे किसका नाम है भाई? परमानंद दास। यानी अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है मैम 8 कवियों के नाम पता होने चाहिए। और इन 8 कवियों में सबसे पहले है सूरदास, दूसरे है नंददास, तीसरे है परमानंद दास और चौथा है भाई कृष्णदास। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन 8 कवियों के नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न बन के आ जाता है कि भाई अष्टछाप कवियों में से एक है और 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जब हमें इन 8 कवियों के नाम याद रहेंगे तो उस वक्त हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आना ही आना है बच्चों, एक प्रश्न जरूर आएगा कि भाई अष्टछाप कवियों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अब देख लेते हैं, जो कि रीतिकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं रचनाकार देखेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों केशव दास। केशव दास की रचना बिल्कुल याद करके जाइएगा। एक तो है रामचंद्रिका और दूसरी है कवि प्रिया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कवि प्रिया किसकी रचना है या रामचंद्रिका के रचनाकार है। ऐसे आए हैं प्रश्न, पिछले वर्ष में इसी तरीके से आए हैं प्रश्न कि रामचंद्रिका के रचनाकार है या कवि प्रिया किसकी रचना है। तो किसका नाम आपको याद रखना है? केशव दास। ठीक है, और देव की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रीतिकाल कवियों में से एक माने जाते हैं। कौन? कवि देव। ठीक है, कवि देव, इनकी याद रखिएगा भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रस विलास। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये भाव विलास रचना आई थी। ठीक है, ऐसे आया था कि भाई भाव विलास किसकी रचना है, या एक प्रश्न इस तरीके से एक सेट में आया था घुमा करके। मैं आपको ये भी याद दिलाती हूँ कि भाई प्रश्न कैसे बनता है। एक सेट में ऐसे प्रश्न आया था कि कवि देव, ठीक है, रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं और 4 ऑप्शन में पता है क्या दे दिया था? एक दिया था भवानी विलास, एक दिया था भाव विलास, एक दिया था रस विलास और एक ऑप्शन में था कि रामचंद्रिका। और क्वेश्चन ऐसे था कि रीतिकाल कवियों में से यानी कि रीतिकाल कवि देव की रचना नहीं है और 3 रचनाएं थी उसमें, यानी भाव विलास थी, भवानी विलास थी, रस विलास थी। ये देव की रचना थी और रामचंद्रिका केशव दास की थी। तो इसलिए उसमें हमारा सही जवाब क्या हुआ था कि रामचंद्रिका। ऐसा प्रश्न 2024 में आया था। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं पढ़ के जाएंगे। भूषण की याद रखिएगा बच्चों, शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आई हुई है कि ये भाई छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो याद रखिएगा भूषण की ये रचना है। मतिराम की रचना याद रखिएगा बच्चों, रसराज, ललित ललाम। ललित ललाम किसकी रचना है या रसराज किसकी रचना है? मतिराम की है। ठीक है, एंड पद्माकर की याद रखिएगा, पद्माभरण है बच्चों, जग विनोद है और गंगा लहरी है। ये किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ठीक है, बिहारी लाल की रचना क्या है भाई? बिहारी सतसई। याद रखिएगा कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की, है ना, बिहारी लाल की रचना है। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि रीतिकाल कवियों के हम लोगों ने नाम भी देखे, साथ में उनकी रचनाएं भी देखी, है ना, जो कि महत्वपूर्ण थी। अब इतनी बात याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन, इतनी धाराएं हैं, ये ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों की रीतिकाल की 3 धाराएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? रीतिबद्ध काव्य धारा,
दूसरी होती है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी होती है रीति मुक्त काव्य धारा, है ना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल लास्ट टाइम में इन रचनाओं को जरूर पढ़ करके जाएं। तो अभी से आप अगर इनको तैयार करेंगे, एक कॉपी या पेज पर लिखेंगे और हर दिन लगातार इनको थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। और पेपर में जाने से पहले भी इनको एक बार पूरा रिवीजन करके जाएं और यकीन मानिए कि इन्हीं में से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब रीतिकाल की कवियों में अब ध्यान में रखिएगा कि भाई रीतिकाल के बारे में हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा। 2024 में ऐसे प्रश्न आया था कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, ऐसे प्रश्न आया था। कैसे आया था कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि भाई मिस्र बंधुओं के द्वारा। और मैम मिस्र बंधु का नाम आया ना, तो हमें यह भी याद रखना है कि भाई मिस्र बंधु नाम के 3 भाई थे। आपने पहले भी पढ़ाया है कि मिस्र बंधु नाम के 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और तीनों मिलकर के ही रचनाएं करते थे, याद रहेगा। तो 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि भाई रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। और हो सकता है कि 25 में ऐसा प्रश्न आ जाए कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना मेरे बच्चों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है श्रृंगार काल। और कला काल किसके द्वारा कहा गया है, तो रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कला काल कहा गया है। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। तो ऐसे में याद रहेगा अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, और कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल। गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इतनी एक सारी चीजें आपके लिए बस महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो हिंदी पद्य साहित्य में हम लोगों ने इन सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लिया।